नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दूं कि आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज के सेशन में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जहां से आने वाली समय में प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी आयोजित होने वाली हैं वहां से प्रश्न जरूर बनकर रहेगा। तो साथियों इसलिए आपको मैं ये भरोसे के साथ कह रहा हूं कि प्रश्न बनेगा। तो आप सभी साथी इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना, क्योंकि चर्चा में बना हुआ विषय है। अनुच्छेद भी पूछे जा सकते हैं, उसकी विषय वस्तु भी पूछी जा सकती है, अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, समिति के सदस्य भी पूछे जाते हैं। वो क्या है? 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो रिलेटेड है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव कराने से संबंधित। तो साथियों इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले आपसे कहूंगा कि जो भी नया साथी हो डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लास्ट टाइम तक जरूर देखना। आपके रजिस्टर में जितना मैं कंटेंट बताने जा रहा हूं उस कंटेंट को पूरे को लिख लेना है। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपको लिख लेना है, इस सारे कंटेंट को पूरा संग्रह कर लिया है मैंने। और उसके बाद मैं ये बता रहा हूं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये रामबाण 100% प्रश्न बनने वाला है। यहाँ जेपीसी बनी हो, 129वां संशोधन विधेयक हो, सारी बातों पर चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या तथ्य बनते हैं, किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो लास्ट समय तक वीडियो को जरूर देखना, शेयर जरूर करना, अपने स्टेटस पे जरूर लगाना इस वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताना। लास्ट टाइम तक वीडियो को पूरा देखना है आपको। सुनिए, देखो हम बात करेंगे किस पे? वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव। ये सुनिए, देखो अब मैं इसका थोड़ा सा पहले बता देता हूं। भारत में सबसे पहले चुनाव होते हैं 1952 में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव हो। साथियों लोकसभा और विधानसभाओं के पहली बार भारत में चुनाव आयोजित किए जाते हैं स्वतंत्रता के बाद में 1952 में। हमारी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब साथियों देखिए, प्रारंभिक 4 जो चुनाव हुए थे 1952 के, 1957 के, 1962 के, 1967 के, ये चुनाव 5-5 वर्ष की अवधि के पूरी होने पर पूरे देश में एक साथ आयोजित किए गए, वो लोकसभा के भी और विधानसभाओं के। उसके बाद मिस्टेक कहां होती है? 1967 में कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं, दूसरे दलों की, रीजनल पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को वहां बहुमत मिलता है, दूसरे दलों को सरकार बनी। तो उसके बाद कुछ दलों की, जो विरोधी दलों की सरकारें थी, उनको 1968 में, किसी को 1969 में, किसी को 70 में भंग कर दिया गया। तो वो 5 साल वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वहां से लेकर आज तक हमारे देश में न लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं हो रहे हैं। पुनः वापिस ये पहल की जा रही है कि देश के भीतर बहुत ज्यादा संपत्ति खराब होती है, पैसे खराब होते हैं, उनको बचाने के लिए, और सरकारें सही ढंग से काम नहीं कर पाती, आदर्श आचार संहिता लग जाती है, तो सरकारों को काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पुनः देश में एक साथ विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभाओं के चुनाव करवाए जाए, साथ में पंचायती राज के भी। उससे संबंधित अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 1983 में भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार से कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाने चाहिए एक साथ। कब की बात है? 1983 की, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद 2015 में लॉ कमीशन, विधि आयोग ने भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कहा कि एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद साथियों देखो, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। उस समिति का गठन किया था 2 सितंबर 2023 को। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया 2 सितंबर 2023 को, याद रखना। और इस समिति का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? भारत के पूर्व राष्ट्रपति को, कौन? रामनाथ कोविंद को। इसके सदस्य जो आपको याद रखने हैं पक्का 100% है। इसके सदस्य बनाए गए हरीश साल्वे जो वकील हैं, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह और सुभाष कश्यप और संजय कोठारी। इन लोगों को इस समिति का सदस्य बनाया गया। कौन सी का? वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का इनको सदस्य और अध्यक्ष किसको बनाया गया? रामनाथ कोविंद को। साथियों इस समिति ने लगभग भारत के 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया। मैं बताने जा रहा हूं 62 राजनीतिक दलों से क्या किया? संपर्क किया, जिसमें से
47 दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बाकी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। याद रखना 62 दलों से तो क्या की इसने संपर्क किया था इस समिति ने, लेकिन 62 दलों में से केवल 47 दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें से 32 दल ऐसे थे राजनीतिक दल जिन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने चाहिए लोकसभा के और विधानसभा के, और 15 राजनीतिक दलों ने कहा कि एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए। तो याद रखना कितने दलों से इस समिति ने संपर्क किया? 62 से। प्रतिक्रिया कितनों ने दी? 47 दलों ने, जिसमें से 32 ने समर्थन किया और 15 ने विरोध किया। इस समिति की कुल बैठकें हुई 191 दिन। इस समिति ने आपस में बैठकर चर्चा कितने दिन तक की? 191 दिन तक इस समिति की बैठक होती है। 191 बैठक की जाती है इस समिति की। तो याद रखना इस समिति की बैठक कितनी हुई? 191। साथ में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है 14 मार्च 2024 को। अपन रिपोर्ट भी पढ़ेंगे कि क्या क्या रिपोर्ट थी। याद रखना पहले मैं तथ्य बता रहा हूं, 14 मार्च 2024 को इसने रिपोर्ट दी थी। इस समिति ने रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। कितनी? 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को 14 मार्च 2024 को दी। तो पहले तो आपको गठन की तिथि याद रखनी है 2 सितंबर 2023 को, और रिपोर्ट दी 14 मार्च 2024 को। अब साथियों सुनो, सदस्य मैंने आपके पास ये रखते हैं। मोदी सरकार ने अभी हाल ही में देखो इस समिति को अपनी सिफारिश कैबिनेट की मीटिंग में, देखो मैं सारी बातें लिख के लेके आया हूं, 12 दिसंबर को, देखो कितनी तारीख को? 12 दिसंबर को इस जो रिपोर्ट थी 12 दिसंबर 2024 को इस समिति की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अपनी क्या दी? स्वीकृति। कैबिनेट की बैठक में इस समिति की सिफारिशों को क्या दिया गया? स्वीकृति दिया गया। 12 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में, अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें इस समिति की सिफारिशों को क्या दे दिया? अपने आप में स्वीकृति प्रदान कर दी। साथ ही में अब इस समिति ने क्या रिपोर्ट दी थी वो मैं आपको मुख्य रूप से बताने जा रहा हूं। देखो ये बात आपकी समझ में आ गई कि समिति का गठन कब किया गया था और इस समिति में सदस्य कौन थे, कितने दलों से संपर्क किया गया, कितने दलों ने इसको समर्थन किया, कितनों ने विरोध किया, ये बात मैंने बता दी आपको। देखो है ना। अब सुनिए, देखो 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उस बैठक में इसको स्वीकृति दे दी। इस समिति ने सिफारिश देखो क्या की। मुख्य रूप से मैं आपको दो बातें बता रहा हूं कमेटी की सिफारिश में। एक तो देखिए इस समिति ने अपनी सिफारिश की, उसमें याद रखना, देखो सिफारिश में ये कहा देखो कि लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएं, चुनाव एक साथ हों। क्या कहा? कि लोकसभा के और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। एक बात तो ये कही। अब दूसरी बात देखो इसी में सिफारिश में, अब देखो जैसे लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। विधानसभा का कार्यकाल और लोकसभा कार्यकाल 5-5 साल होता है। मान लो चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव हुए और किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर सरकार कैसे बनेगी? ऐसे में भंग किया जाएगा, और भंग किया जाएगा तो फिर दोबारा से चुनाव होंगे। या फिर जैसे मान लो कि कोई लोकसभा चुन ली गई है और साल चली, 1.5 साल चली, 2 साल चली, उसके बाद में उसे अविश्वास प्रस्ताव से या अन्य किसी कारण से उसे भंग कर दिया जाए, मान लो 2 साल पे भंग कर दिया जाए तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। नहीं, अब इसके बाद में इस समिति ने सिफारिश दी कि जो चुनाव होंगे 2 साल पे यदि कोई लोकसभा या विधानसभा भंग होती है, 1.5 साल पे होती है, 3 साल पे होती है, तो फिर शेष अवधि के लिए ही नई विधानसभा या लोकसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। जैसे 3 साल पर कोई विधानसभा भंग कर दी जाती है तो जो नए चुनाव करवाए जाएंगे वो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए शेष अवधि के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। फिर 5 साल बाद में सबके साथ दोबारा से चुनाव होंगे। तो इसने कहा कि जब भी कोई लोकसभा या विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो उसके लिए शेष अवधि के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। ये सिफारिश थी। दूसरा ये कहा
कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव तो एक साथ हो जाने चाहिए, साथ ही में स्थानीय स्वशासन के जैसे पंचायती राज है इनके चुनाव, ये कहा कि जब इनके चुनाव करवाए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाएं, तो उसके बाद 100 दिन के भीतर दिन याद रखना, देखो 100 दिन के भीतर स्थानीय स्वशासन के भी चुनाव करवाए जाने चाहिए। हमारे चुनाव केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्वशासन, 3 प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है हमारे यहाँ। तो लोकसभा और विधानसभाओं के तो चुनाव एक साथ हो जाए, इनके चुनाव होने के बाद स्थानीय पंचायती राज के चुनाव 100 दिन के भीतर इनके करवा लिए जाए, मतलब ये चुनाव हो जाए तो उसके बाद 100 दिन तक करवाए जा सकते हैं। ये हो गए इसमें। साथ में देखो, अब देखो यहाँ पर ये सुझाव इन्होंने दे दिया कि इस तरीके से हमारे चुनाव करवाए जा सकते हैं एक साथ में। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने या कैबिनेट ने इसको स्वीकृति 12 दिसंबर को दे दी। भारत के कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री है वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में विधेयक पेश किया। लोकसभा में विधेयक कौन सा? 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। किस तारीख को? 17 दिसंबर को। और ये किससे संबंधित है? एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित ये क्या है? ये विधेयक है। कौन सा? 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। साथियों कितनी तारीख को? 17 तारीख को। पेश करने वाला कौन था? भारत का विधि मंत्री और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अब देखिए इस पे क्या होता है, पार्टी ने व्हिप जारी किया था। आप 10वीं अनुसूची में जानते होंगे व्हिप जारी किया जाता है। पार्टी के द्वारा जब व्हिप जारी कर दिया जाता है तो अनिवार्य रूप से उसके सदस्यों को, पार्टी के सदस्यों को सदन में उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन देखो बीजेपी पार्टी ने व्हिप जारी किया और उसके कई सदस्य अनुपस्थित रहे। अब देखिए वो पार्टी का मामला होता है, पार्टी उनको नोटिस देती है और पार्टी उनको यदि माफ कर देती है तो कोई बात नहीं, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। अब ये 17 दिसंबर 2024 को ये क्या हुआ? बिल पेश हो गया लोकसभा में। साथियों इस बिल के पक्ष में वोट आए कितने? पक्ष में आए 269 और विपक्ष में इसके वोट आए कितने? 198 इसके विपक्ष में वोट आए। देखो इस बिल के जो बिल के पक्ष में थे वो कितने वोट आए? 269 और विपक्ष में कितने आए? 198। ये देखो आपको कोई भी तैयारी कर रहे हो किसी की भी, सबके लिए उपयोगी। ये बता देता हूँ, ये तारीखें पूछी जाएंगी, किसने रखा, कब रखा, किससे संबंधित था, कौन सा विधेयक था, तो आपको याद रखना है 129वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और ये संबंधित किससे है साथियों? संबंधित आपको पता ही है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में 198। अब साथियों सुनिए, ये जो संविधान में आपको पता होगा संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और इसमें 2 प्रक्रियाएं दे रखी हैं संविधान में संशोधन की। लोकसभा व राज्यसभा दोनों का बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। ये तो 2/3 बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत तो लगभग 366 सदस्य पक्ष करें तब जाकर हो। ये वैसे पारित तो नहीं हुआ, बस इस सदन में इसको स्वीकृति मिली, बस पारित तो होने के लिए इसे 2/3 बहुमत चाहिए। अब साथियों इसमें सुनो, अब इस बिल को ये पारित नहीं हुआ लेकिन यहां से स्वीकृति मिल गई। अब ये इस बिल पर गहनता से चर्चा करने के लिए, गहनता से इसका अनुसंधान करने के लिए सत्ता पक्ष ने भी ये मांग स्वीकार की है, विपक्ष ने भी, कि इस बिल पर अनुसंधान करने के लिए, इस बिल के बारे में जानकारी करने के लिए गहनता से और एक संसदीय संयुक्त समिति का गठन किया जाए। संसदीय संयुक्त समिति का गठन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। देखिए 2024 में 2 कमेटियां जेपीसी, साथियों मैंने पहले भी क्लासों में बताया है, एक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पे गठित की गई जिसका अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बनाया गया है
और एक संसदीय संयुक्त समिति वन नेशन वन इलेक्शन पे गठित कर दी गई है साथियों। इसमें कितनी संसदीय संयुक्त समिति जेपीसी गठित कर दी है, किसके संदर्भ में गठित की है, एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में गठित कर दी है साथियों। और इस समिति में देखिए मैं आपको बता दूं, इस समिति में कुल सदस्य हो चुके हैं वर्तमान में 41। इसमें कितने सदस्य हो गए हैं, 41 सदस्य हो गए हैं। इस समिति में वर्तमान में 41 सदस्य कर दिए गए हैं, तो ये भी याद आपको रखना है कि 41 सदस्य इसमें हो गए हैं। अब इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है, जेपीसी का इसका अध्यक्ष बनाया गया है, वो पीपी चौधरी को बनाया गया है। पीपी चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। पीपी चौधरी को जेपीसी का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। एक वक्फ बोर्ड वाले का याद रखना है, जगदम्बिका पाल को बनाया गया है। एक संसदीय संयुक्त समिति और वन नेशन वन इलेक्शन पे बनाई गई है, उसका अध्यक्ष बनाया गया पीपी चौधरी को, भाजपा नेता है। और बाकी पक्ष विपक्ष के दोनों के ही सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं साथियों। तो ये अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, पीपी चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये पीपी चौधरी के नेतृत्व में बनी जेपीसी इस बिल पर गहनता के साथ अध्ययन करेगी और भारत सरकार को ये रिपोर्ट देगी। ये लगता है कि अगले जो बजट सत्र आएगा उस सत्र में ये रिपोर्ट देगी। साथ ही मैं बता दूं, यदि उस टाइम यदि ये रिपोर्ट नहीं देती तो इसके कार्यकाल को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखना कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, ये जो बिल आया है 129वां संशोधन विधेयक है, इस पर जो जेपीसी गठित की गई है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, पीपी चौधरी को बनाया गया है। साथ ही में देखिए 17 दिसंबर को जो बिल रखा गया था 129वां, आपको याद है कि 17 दिसंबर को ये बिल रखा गया, कौन सा, 129वां। इसके साथ ही एक बिल और, एक तो ये रखा गया और एक बिल रखा गया था केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों से संबंधित भी, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों से संबंधित भी। देखो ये दूसरा बिल रखा गया 2024 इसमें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 2 बिल रखे गए। साथ ही में देखो अब इसमें क्या है कि ये जो समिति थी ना, समिति इसने रिकमेंडेशन की, सिफारिश की कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित बिल पारित होगा उस पे केवल संसद का 2/3 बहुमत ही बहुत काफी है, राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें ये लिखा गया, इस समिति ने सिफारिश की कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित बिल पारित किया जाए, उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा का कौन सा बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत। राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है, किसकी, राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं है। किसके लिए कहा, इसके लिए भी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से संबंधित राज्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब साथ में देखो ये कहा कि पंचायती राज के जो चुनाव होंगे, पंचायती राज के जो चुनाव होंगे उनके लिए लोकसभा राज्यसभा उन वाले बिल को, पंचायती राज के चुनावों का बिलों को समर्थन करने के लिए लोकसभा राज्यसभा प्लस आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है, उसमें स्वीकृति लेना है। यानी पंचायती राज के जो चुनाव होंगे साथ में उसके लिए जो बिल पारित होगा उसके लिए लोकसभा का भी राज्यसभा का भी 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल की भी स्वीकृति होना आवश्यक है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के इसके विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित बिल हो वो केवल संसद की अनुमति से मान लिया जाएगा, ये समिति ने कहा। बाकी कई जो वकील हैं, कई विद्वान हैं, कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। उसके लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित बिल है, उसके लिए भी राज्यों की भी स्वीकृति होनी चाहिए संसद के साथ में। इसमें कहा गया पंचायती राज वाले में। अब देखिए साथ ही में उस समिति ने यह सिफारिश की कि लोकसभा, विधानसभा तथा पंचायती राज के लिए एक ही मतदाता सूची काम में ली जानी चाहिए।
आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, लोकसभा के अलग से, विधानसभा के अलग से, पंचायती राज के चुनावों के अलग से, नहीं, एक ही मतदाता सूची तैयार कर लो, उसी से सारे चुनाव करवा देने हैं। अब इसमें देखो पेपर भी बचते हैं, कागज की भी बचत होती है, साथ में पैसे की भी बचत होती है, मशीनरी की बचत होती है, बहुत सारे धन इसमें बच जाता है। अब देखिए पंचायती राज के चुनाव होंगे, अलग से मतदाता सूची तैयार होगी, विधानसभा के चुनाव होंगे, अलग से मतदाता सूची, लोकसभा के चुनाव होंगे, अलग से मतदाता सूची। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन की कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज के चुनाव के लिए केवल मात्र एक ही समिति का गठन कर लेना चाहिए। अब साथियों, यदि ये बिल पारित होता है तो संविधान में कहां-कहां संशोधन किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये बिल यदि पारित होता है तो कहां-कहां पर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। देखो, एक तो अनुच्छेद 324 ए, इसमें यह है कि संशोधन करके कि पंचायती राज के चुनावों से संबंधित नियम बनाने के लिए भी संसद को अधिकार दिया जाता है कि पंचायती राज के चुनाव कराने से संबंधित भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग को संसद अधिकार दे सकती है। मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग पंचायती राज के चुनावों को कंडक्ट करवाने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए ये अधिकार केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कौन दे सकती है? संसद दे सकती है। कौन से में संशोधन करना पड़ेगा? 324 में। साथ ही में देखो, एक है अनुच्छेद 82 में क्या दे रखा है? परिसीमन। इसमें देखो साथियों कई अनुच्छेद जोड़ने पड़ेंगे परिसीमन वाले में, 82 में। साथ ही में एक अनुच्छेद 83 जिसमें लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल, और साथियों लोकसभा का कार्यकाल फिलहाल में कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा है। अब इसमें संशोधन करके ये लिखना पड़ेगा कि यदि लोकसभा समय से पूर्व भंग हो जाती है तो नई जो लोकसभा के चुनाव करवाए जाएंगे वो शेष अवधि के लिए करवाए जाएंगे। अभी तो इसमें क्या है, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो नए चुनाव होंगे तो फिर से वो कितने वर्ष के लिए होंगे? 5 वर्ष के लिए। लेकिन ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पारित हो जाता है तो इसमें संशोधित करके लिखना होगा कि यदि लोकसभा समय से पहले 5 साल से पहले भंग हो जाए, मान लो 3 साल पे भंग हो गई, तो जो चुनाव करवाए जाएंगे वो कितने साल के लिए कराए जाएंगे? 2 साल के लिए करवाए जाएंगे। ठीक है। फिर है एक अनुच्छेद 172, इसमें अनुच्छेद 172 का सब क्लोज 1 है। इसमें विधानसभा का कार्यकाल दे रखा है कितना वर्ष? 5 वर्ष के लिए दे रखा है। इसमें भी संशोधन करके ये लिखना पड़ेगा कि यदि विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो उसके जो नए चुनाव होंगे वो क्या होंगे? शेष अवधि के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों में करना पड़ेगा। 324 में भी करना पड़ेगा, एक 328 में भी साथियों करना पड़ेगा। 328 में कि विधानसभाओं के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवा सकता है, ऐसा 328 में। तो इसमें भी प्रावधान चेंजिंग करना पड़ेगा। 324 ए में करना पड़ेगा, 82 में करना पड़ेगा, 83 में करना पड़ेगा, 172 में। इन अनुच्छेदों में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। भाग की बात करें तो भाग 5 में संशोधन करना पड़ेगा, भाग 15 में संशोधन करना पड़ेगा, भाग 6 में करना पड़ेगा। 5 में केंद्र सरकार है, इसका मतलब ये आ गया अपना लोकसभा, और भाग 6 में राज्य सरकार, ये आ गया। साथ ही में भाग 15 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये वाला है। अब साथियों एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित पूर्व का बैकग्राउंड देखें अपन भारत में, क्या पहले भी होते थे? हाँ जी बिल्कुल पहले होते थे। 1952, 1957, देखो 1952, 1957, 1962 और 1967, ये 4 चुनाव थे हमारे देश में। इस समय लोकसभा के चुनाव भी साथ हुए, विधानसभा के चुनाव भी साथ हुए। सारे पूरे देश में विधानसभा के भी चुनाव उसी समय हुए जब लोकसभा के हुए। 57 में भी लोकसभा के चुनाव हुए, उसी समय विधानसभा के चुनाव हुए। 62 में भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा के भी 7 चुनाव हुए। 67 में भी लोकसभा के चुनाव हुए, उसी समय विधानसभा के। एक साथ चुनाव करवाए गए साथियों, एक साथ चुनाव हुए। उसके बाद क्या होता है कि 1967 में कई राज्यों में अलग दलों की सरकार बन गई। केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी
और राज्यों में अलग छोटे रीजनल पार्टी अर्थात क्षेत्रीय पार्टियों को बहुमत मिला और बहुमत मिलने के कारण से क्या हुआ कि कई कारणों से उन्हें समय से पहले भंग कर दिया गया। किसी को 1968 में भंग कर दिया गया, किसी को 1969 में भंग कर दिया गया। तो ये देखो समय से पहले कोई 1 साल चली, कोई 2 साल चली, अब उसके बाद चुनाव होते हैं। मान लो जैसे 69 में कोई भंग हुई, अब चुनाव हुए 1969 में तो वो 1974 में चलेगी। किसी ने 68 में चुनाव हुए तो वो 1973 तक चली। अब बताओ ये हो गया काम। साथ ही में लोकसभा जो 67 में चुनी थी, 5 साल तो इसके 1972 में होने थे, लेकिन इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और 1970 में ही समय से पहले 2 साल पहले इसको भंग करवा दिया। अब जो नए चुनाव हुए 1971 जनवरी फरवरी में, तो वो फिर चुनाव होते हैं और फिर 1975 में आपातकाल लग जाता है। ये जो 1971 में लोकसभा चुनी गई थी, इसका कार्यकाल रहा 1977 तक, लगभग 7 साल चली। उस समय से लेकर आज तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ नहीं हो रहे हैं, आगे पीछे होते हैं। और साथियों ये क्रम बदलता है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत में 4 लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ रहते हैं। अब इस बिल के लागू होने से क्या फायदा होगा और क्या इससे नुकसान है, कहां क्या हो सकता है, सुनो। मतलब इससे फायदा क्या होगा, इस बिल के पारित होने से एक साथ चुनाव करवाए जाने से, मतलब इसके फायदे या लाभ क्या है एक साथ चुनाव होने से, एक साथ चुनाव होने से। सुनो, एक तो पहला तो मैंने क्या बताया कि भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है। आप सब जानते हो आदर्श आचार संहिता, और आदर्श आचार संहिता जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से लेकर और परिणाम आता है उस दिन तक वो आचार संहिता लगी रहती है। अब इसके बीच में सरकार कोई भी विशेष योजना नहीं ला सकती है, कोई सरकार विशेष घोषणा नहीं कर सकती है। तो लगभग 2-2 ढाई महीने तक ही आचार संहिता लगती है, तो देश का विकास का क्रम है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। और कभी किसी राज्य में चुनाव, कभी किसी राज्य में चुनाव, कभी केंद्र के चुनाव, कभी पंचायती राज के चुनाव, और ये चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो देश का विकास होना चाहिए उस विकास की गति में अवरुद्धता आती है, रुकावट आती है। और एक साथ चुनाव हो जाए तो आदर्श आचार संहिता जितने भी दिन लगनी है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लग के एक बार हो जाए, बाकी 5 साल तो सरकारों को समय मिले वो काम करने का। तो एक तो ये देखो कि बार बार आचार संहिता नहीं लगानी पड़ेगी, बार बार आचार संहिता नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर सरकार को विकास करने का या सरकार को काम करने का अवसर अधिक मिलेगा, काम करने का अवसर अधिक मिलेगा। साथ ही में चुनाव जब करवाए जाते हैं तो आप देखो जी, अध्यापक हो, सरकार के कर्मचारी हो, वो अपने मूलभूत काम को छोड़कर और चुनाव में लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि अध्यापक हो, बैंक के कर्मचारी हो, अन्य कर्मचारी हो, वो चुनाव में लग जाते हैं जी। हमारी पुलिस हो, फोर्स हो, उनको लगा दिया जाता है मूल कार्य को छोड़कर इन चुनाव में। और ये देखो चुनाव होते ही रहते हैं, तो इसलिए देखो हमारे सरकारी कर्मचारियों को कम सरकारी कर्मचारी अपना मूलभूत जो काम है वो ज्यादा कर पाएंगे, इनको बार बार इनमें नहीं लगाया जाएगा। साथ ही में देखो जो बार बार पंचायती राज के लिए अलग से मतदाता सूची, लोकसभा की अलग से, विधानसभाओं की अलग से, एक ही मतदाता सूची होगी तो कम खर्चा आएगा मतदाता सूची। फिर चुनाव जब बार बार होते हैं तो खर्चा बहुत भयंकर आता है, वो खर्चे में कमी होगी और वो देश के विकास कार्यों में लगेगी। जो व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करता है उनका भी खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इस खर्चे में क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। तो ये बहुत सारी ऐसी मूलभूत ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे देश में फायदा होगा इन एक साथ चुनाव करवाने से। नुकसान की बात है कि हो सकता है कि लोग ये कहते हैं कि एक बार चुनाव करवा लिए जाएं और एक दल के हाथ में सत्ता आ जाए तो वो निरंकुश भी हो सकती है लगातार। साथ ही में क्षेत्रीय दलों को अवसर नहीं मिल पाएगा। ऐसे कुछ ऐसे तथ्य हैं कि जो कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो हालांकि देखो 1952, 57, 62, 67 में ये चुनाव हुए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा उससे होगा, एक साथ चुनाव होगा तो बार बार हमारे यहाँ आदर्श आचार संहिता ये नहीं लग पाएंगी और सरकार को ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा, देश
ज्यादा गति से काम करेगा, अच्छे तरीके से विकास और खर्चों में पैसों में कमी आएगी साथियों इसमें देखो, है ना। और इससे देखो चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी होता है, इस भ्रष्टाचार में भी क्या आएगी, कमी आएगी। खरीद फरोख्त में भी कमी आती है, दल बदल में भी कमी आती है। ये बहुत सारे इसके लाभ हैं। तो साथियों आज का हमारा जो टॉपिक था बड़ा शानदार टॉपिक था। निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस टॉपिक से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेंगे साथियों। किसी भी प्रकार का मैंने हर बातें आपको एक एक क्लियर की हैं। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके बताना कि आप में को इसमें जानकारी कैसी लगी। और आगामी समय में प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो साथियों इस वीडियो से जो मैंने आपको जानकारी दी है यहां से निश्चित रूप से आप देख लेना, प्रश्न बनेंगे और आप जरूर सही करोगे, मुझे पक्का भरोसा है। जहां कहीं भी थोड़ा कहीं समझ में नहीं लगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, निश्चित रूप से मैं आपको जरूर उस कंटेंट के बारे में और क्लियर करूंगा। तो साथियों आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत शानदार लगी होगी और विश्वास करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को, कमेंट करोगे और नया जो साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।